प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं हिंदी साहित्य की प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी में, जो कि छायावाद से संबंधित है। 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प का चयन करना है। कोशिश कीजिएगा सही विकल्प का चयन करने की। नहीं पता है फिर मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 258। एक विशेष जानकारी आपको दे दूं, जो भी पीछे भाग हो चुके, बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न हो चुके हैं। आदिकाल से संबंधित भी है, रीतिकाल से संबंधित भी है, और द्वितीय युगीन भारतीय युगीन प्रश्न हो चुके हैं। प्रत्येक वीडियो का जो पहले भाग हो चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप पहला भाग देख सकते हैं। और आगे जो भी वीडियो आएंगे उसके लिए आप तैयार रहेगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हम अगली क्लास लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी प्रश्नों को आप देख पाएँ। तो चलिए आज का प्रश्न पढ़ते हैं। मुक्त करो नारी को मानव, ये पंक्ति किसकी है, हमें ये बताना है। मुक्त करो नारी को मानव सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, फिर महादेवी वर्मा की है। किसने कहा था कि मुक्त करो नारी को मानव? काव्य पंक्ति है, किसने कहा है? चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है और ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने कहा था मुक्त करो नारी को मानव। ठीक है, जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उनका स्वागत है और ऐसे ही बने रहिएगा, करते रहिएगा। अगला है रचनाएं हैं। मैं आपको बता दूं सभी रचनाएं सूर्यकांत सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की हैं। हमें सही अनुक्रम में लगाना है। रचना है पल्लव है, स्वर्ण किरण है, युगांत है, स्वर्ण धुली है। इन रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प है, चारों में से आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी, फिर कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो सोचिएगा, यदि आपको किसी एक या दो के विषय में पता है तो भी आपका तुक्का लग सकता है। नहीं पता किसी के विषय में तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा समय ना गंवाए। जो जो विद्यार्थी इस समय उपस्थित हैं उन सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, पल्लव इन्होंने लिखी थी सन 1928 में। ठीक है, स्वर्ण किरण ये इन्होंने लिखी है सन 1935 और 36 के दौरान। नहीं बेटा, माफ़ी चाहूँगी। पल्लव के बाद स्वर्ण किरण है। स्वर्ण किरण इन्होंने लिखी है सन 1946 से 47 के दौरान। ठीक है, और युगांत ये इन्होंने लिखी है सन 1935 से 36 के दौरान, और स्वर्ण धुली ये 1947 से 1948 के दौरान। तो सबसे पहले कौन सी लिखी है? पल्लव। पल्लव 1928 में। ठीक है, कब लिखी? 28 में। तो दो रचनाओं में क और ख में पल्लव हमारा विकल्प है, तो दो में से ही होगा कोई एक। अब उसके बाद कौन सा ये देखना है। उसके बाद क्या है? युगांत। युगांत 35 से 36 के दौरान लिखे ना, 1935 1936 के कारण दूसरा ही विकल्प सही होगा। आपको एक रचना याद करने से काम नहीं चलेगा, 2 रचनाएं याद करनी पड़ेंगी यहाँ पे, तब आपका तुक्का काम आएगा। तो पल्लव होगी, पल्लव 1928 में होगी, युगांत 1935 से 36 के दौरान, स्वर्ण किरण 1946 1947 के दौरान, और स्वर्ण धुली ये 1947 1948 के दौरान। अब देखिए बेटा, आप स्वर्ण किरण और धुलीन पे कंफ्यूज हो जाएगी पहले कौन सी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, धुली में 2 वर्ण है, 2 अक्षर हैं। ठीक है, और किरण में 3 है। तो जो किरण है 3 वाला पहले लेना है, 2 वाला बाद में लेना है। यानी कि जो बड़ा है वो पहले, छोटा है वो बाद में। स्वर्ण किरण पहले आएगा, स्वर्ण धुली बाद में आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा इसमें। और जो मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बताए हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़े। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्या है देखते हैं। और अगला है पत्रिकाएं हैं। छायावाद युगीन पत्रिकाओं का सही क्रम लिखे। छायावाद की पत्रिकाएं सभी कौन सी पत्रिका कब लिखी गई थी वो बताना है, यानी कि कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब निकली थी। माधुरी, जागरण, विशाल भारत और साहित्य संदेश सभी छायावाद की है, छायावाद युगीन है। जल्दी कीजिएगा, कौन सा होगा, कौन सी कब लिखी थी वो बताना है आपको, सोच के लिखिएगा। जो विद्यार्थी
आ रहे हैं समय, उनसे मैं विशेष निवेदन करती हूँ वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इन पत्रिकाओं के विषय में जान पाए, छायावाद के प्रश्नों के विषय में जान पाएँ। और साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, आपको नोटिफिकेशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। माधुरी बता दूं मैं आपको, आपका समय समाप्त हो चुका है। माधुरी ये है सन 1922 में लिखी गई थी, ठीक है। 1922 में किसने लिखी थी वो भी बता दूं, दुलारे लाल भार्गव द्वारा संपादन किया गया था इसका। और मैं लिखना बोल रही हूँ, पत्रिका संपादित की जाती है, लिखना नहीं होगा, ठीक है। माधुरी किसकी है, दुलारे लाल भार्गव द्वारा संपादित थी 1922 में, और लखनऊ से निकलती थी, और ये मासिक पत्रिका थी। देखिए माधुरी के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। माधुरी कहाँ से निकलती थी, लखनऊ से 1922 में, और दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका थी, ठीक है। उसके बाद जागरण के विषय में बता दूं, जागरण सन 1932 में इसका संपादन हुआ था, ये बनारस से निकलता था, और प्रेमचंद इसके संपादक रहे। छायावाद के घोर समर्थक पत्रिका थी ये जागरण, ठीक है। उसके बाद आता है विशाल भारत। जो जानकारी मैंने आपको बताई उसके बाद इसका उत्तर देंगे, आप सोच लीजिएगा कौन सा होगा। विशाल भारत ये 1928 में संपादित हुआ था। इसका बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलता था। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, ये भी मासिक पत्रिका थी, ठीक है, मासिक पत्रिका थी साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की, सन 1937 में। अब सबसे पहले कौन सा आएगा वो आपको जानना है। जो मैंने प्रकाशन वर्ष आपको बता दिया, संपादन कब हुआ था, संपादित कब हुई थी, वो वर्ष मैंने आपको बता दिया है। तो क्या इसका उत्तर होगा, सबसे पहले माधुरी आएगा बेटा। माधुरी 2 में है, वही जो पहले वाले प्रश्न में दिक्कत आई थी वही दिक्कत खड़ी हो गई है, माधुरी है। तो देखिए मैंने प्रकाशन वर्ष संपादन वर्ष बताए हैं आपको। माधुरी 1928 में है, विशाल भारत माधुरी 1922 में, विशाल भारत 1928 में, जागरण 19 कब है 32 में, और साहित्य संदेश 37 में, ठीक है। तो ये इसका दूसरा विकल्प सही होगा। सभी के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है, नोट कर लीजिएगा। और अगला है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह को सुमेलित करे। सभी काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत के हैं, इनका मिलान करना है हमें, कौन सा कब लिखा था। उत्तरा है, सत्यकाम है, कला और बूढ़ा चांद है, और अतीमा है। इनका प्रकाशन वर्ष सन 1959 है, 1949 है, 1955 है, और 1955 में है। उत्तरा कब लिखा था, सत्यकाम कब लिखा था, कला और बूढ़ा चांद कब लिखा था, अतीमा कब लिखा था, हमें ये बताना है। जल्दी से सोचिएगा, 1 मिनट का आपको समय दिया है। इस 1 मिनट के दौरान अपने सही उत्तर का चयन करें, अपने साथियों को जोड़ें, सोचिएगा कौन सी का विकल्प क्या होगा। और साथ ही ये भी बताएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, हमारी क्लास में आकर आपको कैसा लगता है, कमेंट करके बताइएगा अवश्य। चलिए करते हैं मिलान। जिसने भी आप कमेंट किया है उसका स्वागत है, जो आए हैं उनका मोस्ट वेलकम, आते रहिएगा। उत्तरा ये इन्होंने लिखा था सन 1949 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तरा 1949। सत्यकाम ये लिखा था सन 1955 में। कला और बूढ़ा चांद ये 1959 में, और अतीमा 1955, ठीक है। ये इसका मिलान हो चुका है। इस मिलान को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगला है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, ये पंक्ति किस कवि की है। जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर निराला की। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई, किस कवि की पंक्तियां हैं ये बताना है। सोचिएगा किसकी है ये, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, शाबाश। चलिए अगले पे चलते हैं। पंक्तियां हैं, ये भी पंक्तियां बहुत आती हैं परीक्षा में आती है। हिंदी साहित्य के प्रश्न है, साहित्य से संबंधित जो हमारा सिलेबस होता है उस टाइप की जो परीक्षा होती है उसमें भी आते हैं, और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिक दहाय तुम यूं अनाहुत, दो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। ये काव्य पंक्तियां किस काव्य रचना से ली गई है। साकेत राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात, तुलसीदास। मैं आपको बता दूं साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, राम की शक्ति पूजा ये भी निराला की, और संशय की एक रात नरेश मेहता की है। तो
तो यहाँ धिक दहाय तुम यो अनाहूत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म, राम के नहीं काम के दूत कहलाए। ये कौन सी रचना में से ली गई है, हमें ये बताना है। और कहाँ से ली गई है? राम की शक्ति पूजा से ली गई है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अगला है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम लिखें। रचनाएं हैं, तुलसीदास है, दीपशिखा है, पल्लव है, कामायनी है, साकेत है। कौन सी रचना किसकी है ये मैं आपको बता देती हूँ, और उसके बाद सही अनुक्रम में आपको लगाना है, और जल्दी कीजिएगा। देखिए बेटा, तुलसीदास के विषय मैंने अभी अभी बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, पल्लव किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, अब आपको ये बताना कि इन कब लिखी गई थी, इनका प्रकाशन कब हुआ था, सबसे पहले किसने कौन सी लिखा था। यदि आपको इन कवियों के जन्म के विषय में पता है तो भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते कि कौन सी पहले हुई थी। ठीक है, तो चलिए बात करें, क्या बात करें, प्रश्न के उत्तर की भाई। और क्या करेंगे? पल्लव, पल्लव सन 1928 में लिखी थी, और साकेत 1931 में। सबसे पहले पल्लव ही आएगा। अब पल्लव भी दो में है, अब यहां फिर आके हम फंस गए, तो क्या करें? पल्लव के बाद आएगा पल्लव 28 में, साकेत 31 में, और तुलसीदास 38 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पल्लव के बाद साकेत, साकेत के बाद तुलसीदास, और यहाँ भी फिर दोनों में ही तुलसीदास है, तो यहाँ भी हमारी दिक्कत हो गई है। क्या करोगे बेटा? कामायनी है, दीपशिखा है। कामायनी 1935 में, और दीपशिखा 1900 कब है? 42 में है। दीपशिखा कब है? 1942 में। तो कौन सा होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ तक आपको दिक्कत थी, यहाँ आपको सोचना है कौन सी रचना पहले है, इसमें आपका तुक्का काम नहीं आएगा। पल्लव सन 1928 में, साकेत 1931 में, तुलसीदास 1938 में, कामायनी 1935 में। यहाँ भी आपको थोड़ी दिक्कत होगी। कामायनी 1935 में लिखी, तुलसीदास 1938 में, और दीपशिखा 1942 में। ये विकल्प भी नहीं होगा बेटा। यहाँ कामायनी पहले आएगी, तुलसीदास बाद में आएगा, जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है। पल्लव 1928 है, साकेत 1931 है, तुलसीदास 1938 है, कामायनी 1935 है, और दीपशिखा 1942। या पहले कामायनी आएगा फिर तुलसीदास आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है, यहाँ भी रचनाएं हैं। रचना काल के अनुसार निम्न कृतियों का सही अनुक्रम लिखें। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की। और अंधायुग धर्मवीर भारती का गीति नाटक है। ठीक है, गीति नाट्य रचना है धर्मवीर भारती की अंधायुग। अब इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। साकेत के विषय मैंने बताया 1931 में, कामायनी 1935 में, कुरुक्षेत्र और अंधायुग, इन दोनों के विषय में आपको सोचना है, तब आपका सही हो जाएगा। क्या हो सकता है, सोचो। देखिए क्या होगा बेटा, साकेत 1931 में लिखी है, फिर है कामायनी 1935, और कुरुक्षेत्र ये 1946 है, और अंधायुग ये 1954 है। ठीक है, तो पहला विकल्प यहाँ पे सही होगा, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। 1931, 1935, 1946 और 1954। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ भी क्या आ गई है,
रचनाएं हैं और ये रचनाएं सभी किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। संध्या काकली है, परिमल, नए पत्ते, आराधना और अणिमा सभी रचनाएं निराला जी की है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। संध्या काकली कब लिखी थी, परिमल कब लिखी थी, नए पत्ते कब लिखी थी, आराधना कब लिखी और अणिमा कब लिखी, हमें ये बताना है। कोशिश कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, सोचिएगा क्या हो सकता है। पहले सोचो भाई। देखिए, परिमल 1930 में है। अब परिमल भी 2 में आ गया, यहाँ भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद है सांध्य काकली। सांध्य काकली 1969 में है। नए पत्ते सन 1946 में है। आराधना 1953 में है और अणिमा 1943 में है। ठीक है, तो देखिए मिल गया आंसर हमारा। परिमल क्या हो गया है? परिमल 1930, परिमल तो पहले आएगा। उससे पहले क्या, उसके बाद क्या आएगा? अणिमा, ये 1943। ठीक है, और नए पत्ते ये कब है? 1946 में। आराधना 1953 में और संध्या काकली 1969 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और इसका ख विकल्प, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। और अगली है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज किस कवि की रचना है, हमें ये बताना है। निराला की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, पंत की है या फिर महादेवी वर्मा की है? गीत गुंज किसकी है भाई? शाबाश, कोशिश कीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निराला जी की रचना है, सन 1954 में इसे लिखा था। सन कब लिखा था? 1954 में। अगला है, तोड़ लेना मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये कौन सी, किस कवि की रचनाएं हैं, ये बताना है। सियाराम शरणगुप्त की है, मैथिली शरणगुप्त की है या माखनलाल चतुर्वेदी की है और या फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है? किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा जो कि प्रसिद्ध कविता रही, राष्ट्रीय भक्ति परक कविता है, वीर रस से ओतप्रोत है। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। अगला है, विजय वियोगी होगा पहला कवि, हास्य उपजा होगा गान। ये पंक्तियां किसकी है? निराला की, पंत की, जयशंकर प्रसाद की या फिर महादेवी वर्मा की है? किसकी पंक्तियां हैं ये? वियोगी होगा पहला कवि, हास्य उपजा होगा गान, सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 270 पर आगे हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करे। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। शाबाश, ऐसे ही करते रहिएगा बेटा। और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्तियां किसकी हैं? मैं आपको बता दूं, आधुनिक युग में मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वही इस पंक्ति की रचयिता है। तो भाई यहाँ पे महिला लेखिका, महिला कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा ही है। जयशंकर प्रसाद निराला अपन जी तो पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की पंक्ति। महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो ज़्यादातर करुणा का भाव है उसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। संगनी शाहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? पंत का, निराला का, मुकुटधर पांडे का, जयशंकर प्रसाद का। संगनी शाहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा
छायावाद के जो आधारभूत स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है, उनमें से होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करो भाई कोशिश, जल्दी करो। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म संगनी साहू घराने में हुआ था। अगला है, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। कौन सा काव्य संग्रह है ऐसा जो पहले ब्रज भाषा में लिखा था, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? लहर था, झरना था, आंसू था या प्रेम पथिक? कौन सा था? देखिए, लहर, झरना, आंसू पहले खड़ी बोली में थे, प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखा था, उसके बाद क्या कर दिया गया था? खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है ना, 1935 में लिखी थी, कई बार बता दिया है ये। इसमें कौन से दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? बौद्ध दर्शन की, विशिष्ट अद्वैतवाद की, शैव दर्शन की या फिर अद्वैतवाद की इसमें अभिव्यक्ति हुई है कामायनी में? और इसका सही उत्तर है, शाबाश, जल्दी करो बेटा, वेरी गुड, शैव दर्शन की। ठीक है, शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है कामायनी में। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद का पर क्या आरोप लगा था? जयशंकर प्रसाद ने कहा था अपनी काव्य रचना में कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति पे जब कहा था, इन्होंने लिखा था, उस पर एक आरोप लगाया था। वो क्या आरोप लगाया था? प्लायनवादी होने का लगाया था, दार्शनिक होने का लगाया था, या आदर्शवादी होने का, या फिर यथार्थवादी होने का? क्या लगाया था भाई? कहीं जा रहा है, भाग के जा रहा है, तो भागने वाले को क्या कहते हैं? प्लायनवादी कहते हैं ना। तो क्या आरोप लगाया था? प्लायनवादी होने का आरोप लगाया था। अगला है, विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी बूंद दुहुरे दृग द्वार। ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि के? बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, मधुर है, मीठी है। विदुर उर के मृदु भाव से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी बूंद दुहुरे दृग द्वार। ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की? निराला की, प्रसाद की, पंत की या फिर महादेवी वर्मा की है? किसकी है? किसकी है भाई? सुमित्रानंदन पंत की हैं। किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। जो कथानक है राम की शक्ति पूजा, इसका जो क्या घोषित करता है, क्या प्रेरणा देता है, किसका प्रतीक है? राम की रावण पर विजय का, मानव की शक्ति पर विजय का, या फिर देव पर दानव की विजय का, सत्य पर असत्य की विजय का? राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी थी, और इसमें है सत्य पर असत्य की विजय। सत्य पर असत्य की विजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये पंक्तियां किस कवि की है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? किस कवि की है भाई? जल्दी करो। कामायनी से है, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकार कर दिया था? प्रभा, चांद, माधुरी, सरस्वती, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की जूही की कली कविता 1916 में लिखी थी, और इस पे अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे थे 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। इसकी स्थापना की थी स्वामी चिंतामणि घोष ने 1900 ईस्वी में, लेकिन 1903 से 1920 इस लंबी अवधि के दौरान इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। ठीक है, तो उनकी जूही की कली कविता जो उन्होंने 1916 में लिखी थी, इस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर इन्होंने छापने से इनकार कर दिया था। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तोड़ती पत्थर निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, पंत की, या फिर नागार्जुन की? किसकी कविता है तोड़ती पत्थर? तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? जल्दी करो, कोशिश करो, आप बता सकते हो।
जो विद्यार्थी इस समय क्लास में उपस्थित हैं, आते रहिएगा। ऐसे ही मैं आपका विशेष विशेष अभिवादन करती हूँ। अपने और साथियों को भी जोड़िएगा, लाइक कीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें। और जो पहली बार जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दें। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ठीक है। तो चलिए आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आगे की प्रश्नों की श्रृंखला के साथ फिर आपसे मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।